और गर्मी तो बड़ी बेजोड़ है जी। कहाँ हुआ था लास्ट? नवीकरणीय। गेट बंद कर दीजिए, इससे चल रहा गेट। दोनों। ठीक है, तो कल हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद फिर नवीकरणीय लिखे थे ना। नवीकरणीय का डेफिनेशन ही सब लिखे थे क्या? वे संसाधन जिनका पुनर्चक्रण हो सकता है या जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। एक निश्चित समय अवधि पर इनका प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण हो जाता है। ये अक्षय ऊर्जा के अक्षय संसाधन होते हैं, लाया जा सकता है। ठीक है। नवीकरणीय समझ रहे, रिन्यूअल, यानी जिसको बार बार हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, जो सीमित मात्रा में ना हो कि जिसका उपयोग हम लोग हमेशा से कर सकते हैं, जिनका भंडार असीमित है। ठीक है, असीमित कहने का मतलब है जैसे सूर्य का प्रकाश असीमित है, हमें मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, आज बादल से ढक गया तो कल तो जरूर मिलेगा। उसके बाद जल भी मौजूद है। सिर्फ फिर बोल रहे हैं कि स्वच्छ पानी की समस्या हो सकती है, पीने वाले पानी की समस्या हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पे जल की समस्या कभी नहीं होगी। बहुत जल है, बहुत, इतना ज़्यादा है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ उसका हम लोग को उपयोग करना आना चाहिए। अगर उपयोग कर सकते हैं तो सब नवीकरणीय है। पवन कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, अशुद्धियाँ हो सकती है पवन में, जैसे जो क्या बोलते हैं, दिल्ली में देखिए एयर क्वालिटी बहुत लो हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ख़त्म तो नहीं ना होगा। दूसरा है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, वो अलग चीज़ है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हवा खत्म हो गया, ठीक है, चलेगा ही, वो सारा कुछ होगा। उसी तरह आपका समुद्र की लहरें, ये ज्वार भाटा, तो जब तक चंद्रमा है, पृथ्वी है, गुरुत्वाकर्षण है, ज्वार होते रहेगा, तो वो भी हम लोग को मिलते ही रहना। तीसरा, जब तक पृथ्वी गर्म है, पृथ्वी का क्रोट गर्म है, तब तक हम लोग को भूतापीय भी ऊर्जा मिलते रहेगा। सिर्फ हम लोग को निकालने आना चाहिए। अगर निकालने जानते हैं तो सब है, नहीं निकालने जानते हैं तो कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, इसका आराम से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इतना संभव सब चीज़ नहीं होता इतना आसान। फिर दूसरा, एक और नवीकरणीय का क्या स्रोत हो सकता है? बादल बरसने से पहले जो गर्जन होता है, देखे है ना, थंडर, जिसमें बिजली चमकती है, वो बहुत ज़्यादा वोल्ट का रहता है, बहुत एनर्जी है उसमें, बहुत। अगर उसको किसी तरह हम लोग क्या करें, स्टोर कर ले, बचा ले, खींच ले, तो उसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। सब वैकल्पिक स्रोत है, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं ना कि रोज रोज हो रहा है। मॉनसून के समय में कुछ दिन, 10-15 दिन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सारा नवीकरणीय स्रोत वह होता है जो क्या हो, दोबारा हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, या आसानी से नहीं भी हो लेकिन प्राप्त हो जाए, तो सारा नवीकरणीय स्रोत होता है, ठीक है। वो सब तो लिख लिए थे हम लोग, संसाधन किसे कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखिए, तो उदाहरण, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण, रिन्यूएबल सोर्सेस के एग्जाम्पल। बताइए क्या हो सकता है? ये तो ऊर्जा का बात आप बोल रही है, हम लोग संसाधन पढ़ रहे हैं। कल लिखे थे संसाधन में कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, उसमें से पढ़ के बताइए कौन कौन नवीकरणीय हो सकता है, कौन अनवीकरणीय हो सकता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सब है, हम संसाधन बोले, ऊर्जा नहीं। वो सब ऊर्जा संसाधन के अंदर आएगा, समझ रहे, अंतर समझिए। मृदा संसाधन नवीकरणीय मुश्किल है, आप मृदा बर्बाद कर दिए, दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा संसाधन का नाम बोलिए जिसको दोबारा हम बना सकते हैं, या खुद ब खुद जल्दी बने, ये नहीं कि हजारों साल लग जाए। मृदा बनने में कितना साल लग जाता है, 100 साल ऊपर लग जाता तब मृदा बनता, तो वो हमारे नवीकरणीय नहीं हो पाएगा। हमें ऐसा संसाधन, देखिए आप लोग, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सब सही है, लेकिन वो किसके अंदर आएगा? सौर ऊर्जा के अंदर, मतलब सॉरी, ऊर्जा संसाधन के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम क्या पूछ रहे हैं, संसाधन में नवीकरणीय और नवीकरणीय बताइए। वन संसाधन, ठीक बोले, और बोलिए। जल संसाधन, और बोलिए। अब समझ में आ रहा है क्या पूछे हम? ऊर्जा का जब हम लोग बात करेंगे, वो साइंस टेक में हम लोग को पढ़ना है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है, वहां हम लोग सारा ये सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन हम ऊर्जा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे संसाधन। और संसाधन कल ही बताया, जो हमारा यूज में आ जाए सब क्या है, संसाधन। उसमें बांटा जाता है दो भाग में, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या हो जाएगा, जैसे कोयला, कोयला तो खैर ऊर्जा ही में आ गया। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन को हम आसानी से नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल है, तो खनिज संसाधन के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, लोहा, कोयला, जितना सब खनिज संसाधन। तो इसको बनाना बहुत मुश्किल, नहीं बनेगा हम लोग से इतना आसानी से। पृथ्वी में जो प्राप्त होते था तो वही हो सकता है। आप बोल सकते हैं नवीकरणीय में वन संसाधन, वन बन सकता है ना, अपने मान लीजिए आप छोड़ भी दीजिएगा वन काट के ना, लेकिन अगर उसको कंक्रीट से नहीं ढालिएगा, खाली छोड़ दीजिए सही, तो कुछ दिन बाद फिर पौधा उग जाएगा, तो क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। फिर जल संसाधन, जल खत्म होगा, आप कितना भी अभी सूख जा रहा है जल, बरसात में फिर वापस आएगा, तो क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन। और बोलिए। पशु संसाधन भी हो सकता, बस इसमें कंडीशन होगा, अगर मानव उस पर नियंत्रण लगा दिया तो फिर पशु संसाधन नहीं बढ़ेगा। अगर उसे प्राकृतिक रूप से छोड़ा गया तब वो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अगर मानव उस पर रोक लगा दिया तो फिर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पशु संसाधन बोल सकते हैं,
लेकिन पशु में भी ध्यान रखिएगा, सब पशु हम लोग के लिए संसाधन नहीं होता है, कुछ कुछ ही पशु है हम लोग के लिए संसाधन है, ठीक है, बाकी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। और मानव संसाधन होगा कि नहीं, नवीकरणीय, काउंटिंग है मतलब संसाधन है ना, तो ये नवीकरणीय होगा या नहीं, ये बढ़ रहा है ना, आप छोड़ भी दीजिएगा तब भी बढ़ सकता है, तो संसाधन देखिए है, हम संसाधन हुए ना, एकदम सही है, इसीलिए तो बोले आजकल मानव को भी संसाधन का क्राइटेरिया में डाल दिया गया, क्योंकि मानव का यूज हम लोग कर ले रहे हैं, मानव संसाधन, श्रम बल, इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, इसी कारण से, क्योंकि मानव को भी आजकल संसाधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सरकार है, सरकार के लिए संसाधन क्या होगा, हम लोग होंगे ना, कि हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बोला गया। हाँ, लेकिन अब सही बात है, पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग उसको नहीं भी मान सकते हैं, ऐसे जनरली आजकल बोला जाता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपके पास मानव की बहुलता है तो आप बहुत काम कर सकते हैं। जैसे देखते हैं ना, ये गांव में क्या हो जा रहा है, मानव बल मिल के पुल बना दिया, नदी का रास्ता बना दिया, सरकार से सहायता नहीं ले रहे, हो रहा है ना, सब क्या हो गया, मानव संसाधन। तो समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा चाह रहे हैं, ऊर्जा एकदम बोलेंगे, लेकिन जब ऊर्जा संसाधन हम लोग बात करेंगे अभी, तब लिखेंगे ऊर्जा संसाधन में कुछ संसाधन नवीकरणीय है, कुछ अनवीकरणीय। ऊर्जा संसाधन के स्रोत में जैसे कोयला, कोयला क्या होगा, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है, सौर बोल देंगे तो नवीकरणीय हो गया। तो इस तरह से बांटना, ठीक है। उसी तरह खनिज संसाधन अगर बात करेंगे तो लगभग खनिज को हम नहीं बना पाएंगे, जो मिला है वही मिला है हम लोग, उसके अलावा नहीं बना पाए। कोई धातु बना दिया है आज तक नहीं ना बना, हाँ एलॉय बन सकता है, यानी मिश्र धातु बन सकता है कि इसको मिला के उसको मिला के, लेकिन वो भी एक लिमिट है ना, सब लोहे हम खत्म कर देंगे तो बनेगा नहीं, बनेगा, बहुत दिक्कत होगा। फिर आप खनिज में और आ जाइए, अधातु, अधातु हम लोग बना सकते हैं, हाँ अधातु बनाने का बना सकते हैं, जैसे पेपर बना दिए, लेकिन ये क्या किया हम लोग, प्रकृति ही से ना लिए। अधातु यानी प्योर अधातु, हीरा हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उसको भले तराश के इधर उधर काट छाट के छोटा मोटा कर सकते हैं ना, तो बनाना मुश्किल है। आर्टिफिशियल अलग चीज होता है, जैसे जर्मन सिल्वर, हम पहले ही बोले जर्मन सिल्वर अलग चीज है, वो भी हम लोग मिलाही के बनाए हैं। सिल्वर नहीं बना सकते, लेकिन जर्मन सिल्वर बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, लेकिन वो भी क्या हो गया, एलॉय ना हो गया, मिश्र धातु हुआ। तो वैसे ही बहुत सारा चीज है जिसको नहीं कर सकते। वन संसाधन हम लोग बना सकते हैं, जल संसाधन, अच्छा हम लोग डेफिनेशन में भी लिखे, हाँ बोलिए, ठीक 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 ठीक, देखिए जो भी संसाधन में हम लोग पानी का यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं हम लोग स्वच्छ पानी ही लें, समझे। अगर हम लोग समुद्र का पानी का भी यूज कर ले रहे हैं तो वो भी जल संसाधन के तौर पे। और दूसरा बात रहा कि कल डेफिनेशन में भी क्या लिखे हैं कि एक समय अंतराल के बाद प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण हो जाता है, इसलिए जल संसाधन क्या है, नवीकरणीय। जल हम पहले ही बताए, दिक्कत कहाँ हो सकता है, सिर्फ पीने के पानी में, सिर्फ पीने के पानी में कमी हो सकती है, दिक्कत हो सकता है। उसके अलावा पृथ्वी पे पानी की कमी नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। समुद्र को आप सुखा ही नहीं पाइएगा, इतना बड़ा चीज है वो। अब मान लीजिए उसको प्यूरिफाई भी करना स्टार्ट करते हैं, जैसे इजराइल सब देश कर रहा है, उसको प्यूरिफाई करके पी रहा है, ठीक है, इतना पी लेंगे हम लोग। सोचिए तो छोटे छोटे डैम है, समुद्र के साइज के मुकाबले यहाँ जो डैम है, एक साल तक पूरा दे देता है ना पानी। अभी थोड़ा बहुत मान लीजिए घट बढ़ रहा है, लेकिन सबको लगभग 2 बाल्टी तो जरूर मिल जाता है, इतना पानी मिल रहा है इतना बड़ा आबादी को। तो समुद्र उसे कितना हजारों गुना बड़ा है, और वैसा वैसा कितना समुद्र है, 5 छोटा मोटा और समुद्र भी ले लीजिएगा तो और बड़ा हो गया। तो इतना पानी खत्म नहीं होगा, सिर्फ हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा, ठीक है। हम लोग चूंकि यहाँ आसपास रह रहे हैं, इसीलिए हम लोग स्वच्छ जल का हर जगह उपयोग कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग समुद्र में, अब जैसे जल संसाधन का आप ऐसे लिख लीजिए, समुद्र का हम लोग वेब से एनर्जी बना रहे हैं ना, वेब एनर्जी हो गया, समुद्र में जल संसाधन का उपयोग हो गया, उसका तरंग से हम लोग वही वेब एनर्जी हो गया।
ज्वार से बना रहे हैं, तो सब क्या हो गया, नवीकरणीय, इसलिए है नवीकरणीय। ठीक है, यानी ये याद रखिएगा कि खत्म हो गया, ठीक है, आप पेड़ अभी काट दिए, खत्म हो गया पेड़, तो इसका मतलब क्या, पेड़ बनने में हमको हजारों साल लगेगा, नहीं ना, 5 साल 6 साल में उग जाएगा ना फिर से, तो हम लोग को मिल गया। अनवीकरणीय सिर्फ उसको बोलेंगे जिसको हम बनाना बहुत मुश्किल, अगर बना भी रहे हैं तो बनने में समय बहुत लगेगा, तब तक शायद हम ही लोग ना रहें, इसलिए उसको अनवीकरणीय का स्रोत में डाल देते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लिखिए। अभी स्टार्ट हो रहा है, कल जहां लास्ट छोड़े थे वहीं से। उदाहरण लिखिए, उदाहरण में लिखिए जल संसाधन, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, वन संसाधन, वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स, फिर लिखिए ऊर्जा संसाधन के कुछ स्रोत, ऊर्जा संसाधन के कुछ स्रोत, सम सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन के कुछ स्रोत। ठीक है, अब देखिए एक हम लोग आजकल बात करते हैं भूमि भी संसाधन है ना, भूमि संसाधन सुने हैं, लैंड रिसोर्स, लेकिन भूमि संसाधन को दोनों में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप भूमि का सही उपयोग कर रहे, ठीक है, घर बना लिया, लेकिन अब दूसरा भूमि तो आपको नहीं ना मिल रहा है, उसके बाद अगर कोई भूमि बंजर हो गया जो आपका काम का नहीं है, तो आप उसको वापस से उर्वरक बनाना बहुत मुश्किल है। रेगिस्तान को हम लोग बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, कच्छ का रन को बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जितना आपको संसाधन चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए भूमि संसाधन का अगर सही उपयोग किया गया तो वो ठीक है, और नहीं तो भूमि बनाना हम लोग का बस का बात नहीं है। भूमि बना देंगे हम लोग, नहीं बना पाएंगे। इवन सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ढलाई करके पक्का कर सकते हैं, यही ना कर सकते, तो भूमि तो खत्म हो गया, आपके पास तो कुछ रहा नहीं, तो वो अलग चीज होगा। ठीक है, तो भूमि संसाधन नवीकरणीय में नहीं होगा, क्योंकि भूमि बनाना हम लोग का बस का बात नहीं है। जो प्रकृति खुद भर दे या हम लोग जिसको कुछ समय अंतराल में कर सके, वही नवीकरणीय में आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक, और बताइए, लिखिए पशु संसाधन, लेकिन पशु संसाधन में क्राइटेरिया बता दिया है, अगर मानवीय हस्तक्षेप हुआ तो पशु संसाधन नवीकरणीय में नहीं आ पाएगा। ये बात दिमाग में चल घुसा लीजिएगा। अगर हम एक चीज और बता रहे हैं, अगर जैसे जंगल में आग लग गया, कोई पशु का प्रजाति जल गया वहां, और वो प्रजाति और कहीं नहीं मिलता, तो दोबारा हमको मिलेगा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अगर प्रकृति में वो कंडीशन बना कि वो पशु फिर से आया तो ही मिलेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं मिलने का। दूसरा, हाँ वही तो बोले, वो भूमि संसाधन आपके लिए यूज है, वही तो बोल रहे, पशु संसाधन में अगर मानवीय नियंत्रण नहीं हुआ तब पशु संसाधन नवीकरणीय होगा। अगर उस पर रोक लग गया, जैसे हम वही एग्जांपल बता रहे, आप खेती के लिए, फार्मिंग के लिए ले आए, ठीक है, अब आप उसको खटा के मार दिए, तो आप उसका नवीकरणीय किए, नहीं किए। अगर वो प्राकृतिक रूप से रहता तो हो सकता बढ़ता ना, आप तो नहीं किया, आप उस पर रोक लगा दिए। ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं। दूसरा, और मानवीय हस्तक्षेप इसलिए बोले, जैसे जंगल में आग लग गया, कोई वहां प्रजाति रहता, वो क्या हुआ, पूरा जल गया, दोबारा तो नहीं। अगर मानव उस आग को रोक पाएगा तब ना उस प्रजाति को बचा पाएगा। फिर आप देखिए, अभी आया था 2022, उसमें लंपी वायरस आया था ना, गाय में, मवेशी में, बहुत जबरदस्त वायरस हो गया था कि सब मवेशी मर रहा था, गाय मरने लगा था। तो अगर देखिए, मान लीजिए मानव इस पे हस्तक्षेप नहीं करता, छोड़ देता, ऐसा ही, मतलब छोड़ने का मतलब ना दवा करवाता ना कुछ करा, छोड़ देता, तो पशुओं में महामारी फैला, पशुओं में महामारी फैला तो आप बचा सकते थे। हो सकता है बहुत प्रजाति खत्म हो जाता ना, तो वो नवीकरणीय फिर नहीं होता। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण क्या हो जा रहा है, नवीकरणीय हो जाता कभी कभी। जैसे अभी बर्ड फ्लू चल रहा है ना, मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है ना कि रोक दिया जाए। जहां बर्ड फ्लू का सैंपल मिला, सब मुर्गियों क्या कर रहा है, मार दे रहा है या जंगल में छोड़ दे रहा है, यही कर रहा है। तो जो नया मुर्गी वो तो बच गया ना,
अगर उसी को हम लोग नहीं मारे या नहीं छोड़े तो क्या होगा, सबको फैलेगा, सबको फैलेगा तो हो सकता है प्रजाति के खत्म होने का खतरा हो जाए, तो नवीकरणीय नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं नवीकरणीय में मतलब खाली ध्यान रखिएगा कि मानवीय, चूंकि मानव अभी सबसे बड़ा प्रकृति को समझने वाला प्राणी हो गया, ठीक है, जो हर तथ्य को समझ रहा प्रकृति के, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, उसको सब कुछ पता है कि क्या करना है कैसे करना है। इसलिए मानवीय हस्तक्षेप के कारण बहुत सारे संसाधन क्या हो जाते हैं, नवीकरणीय, बहुत सारा अनवीकरणीय, लेकिन कुछ कुछ प्रकृति ही रूप से नवीकरणीय है। जैसे जल, आप कुछ नहीं भी कीजिएगा तब भी बरसात में आपको पानी आएगा ही। हाँ, अब देखिए किसी साल सूखा पड़ जाना अलग चीज है, वो हो सकता है, लेकिन सूखा पड़ा 2 साल 3 साल बाद तो जल आएगा, आएगा ना। कोई कोई एरिया हो सकता है कि मान लीजिए वो क्या है, वर्षा आच्छादित क्षेत्र हो गया, जो वर्षा नहीं पहुंच पा, जैसे झारखंड में गढ़वा पलामू ये सब एरिया कम होता है, अभी देखिए 48 डिग्री पहुंच गया ना, वहाँ कम होता है, वो बोल सकते हैं। पश्चिमी घाट का कुछ कुछ इलाका में बादल टकरा के वापस चल जाता, तो उस रेंज में कहीं कहीं नहीं होता, यानी पश्चिमी घाट के इस तरफ कहीं कहीं नहीं होता, महाराष्ट्र में कहीं कहीं नहीं हो रहा, राजस्थान में नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन इसका पुनर्भरण संभव है। अगर आपके पास जल की कमी हुई तो अगर सरकार चाहे तो समुद्र से भी जल ला सकता है, लाके काम तो किया जा सकता है ना, जहां जरूरी वहां किया जा सकता है। पीने के लिए रहा, उसको पीने लायक बनाया जाएगा तब होगा, क्योंकि अभी बहुत बहुत सारा जल तो पीने लायक नहीं है, बनाया जा रहा है ना, सब जगह प्यूरिफाई लग रहा है, हो रहा है। सरकार भी वो जार में बेच रहा था ना 10 रुपया में, फिर उसका देखा देखी बहुत सारा प्राइवेट खोल गया, आखिर पीने का पानी उपलब्ध हो गया, हुआ ना। तो ऐसा ऐसा कंडीशन है, इसलिए बोल रहे हैं खाली इसमें ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में कभी आपको ऐसा फंसाने वाला चीज नहीं आएगा कि ये ऐसा है ये ऐसा है। मानवीय गतिविधियों के कारण बहुत कुछ क्या हो जाएगा, नवीकरणीय, बहुत कुछ अनवीकरणीय। अगर मानवीय गतिविधि बहुत तेज हो गया कि हम सब जंगले को काट दिए और सब में कंक्रीट कर दिया, तो वन नवीकरणीय होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नवीकरणीय के लिए आपको उसको स्पेस देना होगा। अगर स्पेस नहीं दीजिएगा तो दिक्कत है। हाँ, वर्षा का जल खुद ब खुद जमीन में जाएगा, आप कितना भी कर लीजिए, आप पूरा धरती को कंक्रीट से नहीं ढक पाइएगा, नहीं ना होगा। लेकिन वन वाला क्षेत्र कहीं कहीं होगा, सब जगह वन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा भूमि भी होता है, मौसम भी होता है, पानी भी चाहिए, बिना पानी के वन होगा नहीं होगा। अभी आप लगा दीजिए, देख लीजिए सूखने लगे, आपका गमला ही का पौधा देख लीजिए सूख रहा होगा, पानी मत दीजिए तो पता चलेगा। लेकिन वन जहाँ हो चुका है वहाँ अपने आप हरियाली है, वहाँ नमी बरकरार है, इसीलिए वहाँ ठंडा भी लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कुछ नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों में आ जाएगा। जैसे बहुत बार पढ़िएगा तो ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे, वो क्या आएगा, कहीं नवीकरणीय में भी दे देगा, कहीं अनवीकरणीय में देगा। नवीकरणीय में इसलिए देगा क्योंकि ऊर्जा बहुत मात्रा में मिल गया, तो बोलता है कि ठीक है इतना ऊर्जा को हम बहुत दिन यूज कर लेंगे। लेकिन अनवीकरणीय में इसलिए डालता है क्योंकि यूरेनियम क्या है, खनिज है, तत्व है, वो एक लिमिट में हमारे पास उपलब्ध है। अगर पूरा निकाल लेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा हम उसको बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि किससे बनेगा, रेडियो सक्रिय तत्व से ना बन सकता है, उसके अलावा तो किसी से नहीं हो सकता, नहीं ना होगा। अब हम सोना से तो नहीं ना बना देंगे, नाभिकीय ऊर्जा बनेगा, तो दिक्कत है। तो इसीलिए ये सब लिखिए, क्या क्या लिखे, जल संसाधन, वन संसाधन, ऊर्जा संसाधन के कुछ स्रोत, पशु संसाधन, और क्या लिख सकते हैं। और उदाहरण में क्या क्या लिखे थे एक बार देखिए तो, इससे पहले जो लिखे थे संसाधन के उदाहरण में, मृदा, ठीक 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 है, ठीक ठीक है, ठीक, और लिखे थे कुछ क्या, ठीक है इतना ही लिखे, चलिए कोई बात नहीं। आइए अब एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हैं अभी, जल संसाधन लिखिए, हेडिंग दीजिए जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। पृथ्वी पे कितना प्रतिशत जल है, 71। लिखिए पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल है।
पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल है। ठीक है, जल का उपयोग या जल सभी सजीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल जैविक घटकों के लिए या सजीवों के लिए, जो भी लिखिए, जल जैविक घटकों के लिए या सजीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल सजीवों के लिए या जैविक घटकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना जल के अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। वर्तमान में मानव जल का उपयोग सिर्फ पीने ही में नहीं, यानी इसे ग्रहण करने में ही नहीं, अपितु अन्य कार्य के लिए भी करता है। वर्तमान में मानव जल का उपयोग पीने में ही नहीं अपितु अन्य कार्य के लिए भी करता है। जैसे कृषि में सिंचाई के लिए, देखिए, कृषि में सिंचाई इसलिए बोल रहे हैं, आप बीज लगा दीजिए, आप उसका सिंचाई मत कीजिए, पानी मत दीजिए, मानसून नहीं हुआ, हो जाएगा? लेकिन पेड़ पौधा हो जाएगा, क्योंकि उसका जड़ क्या होता है, बहुत नीचे, इसका जड़ नहीं जाएगा नीचे, तो जल की कमी हो जाएगी। तो हम लोग किस में कर रहे हैं? खेती में। और भारत में बहुत ज़्यादा जल का मात्रा किस में जाता है? खेती में। बहुत, सबसे ज़्यादा लगभग खेती में जाता है जल, स्वच्छ जल, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या लिखे? कृषि में सिंचाई के लिए, कॉमा, उद्योगों में, ठीक है, जल विद्युत गृह में, यानी जल विद्युत बनाने में करते हैं ना जल का उपयोग, जल विद्युत गृह में, नाभिकीय षड्यंत्र में, शीतलक, नाभिकीय षड्यंत्र में शीतलक एवं मंदक में, कूलेंट और मॉडरेटर, वहां भी भारी जल का उपयोग किया जाता। शीतलक एवं मंदक में वो क्या है, एक पार्ट है, जब आएंगे उसमें नाभिकीय ऊर्जा में तब पता चलेगा। ठीक है, वो नाभिकीय ऊर्जा को, न्यूट्रॉन का गति को कंट्रोल करने के लिए हम लोग हेवी वाटर का यूज करते हैं, वही हो गया मंदक। और उससे बहुत गर्मी निकलता है तो उसको ठंडा करने के लिए शीतलक, वहां भी क्या करते हैं, पानी का उपयोग। ठीक है, तो क्या क्या लिखिए, नाभिकीय ऊर्जा में मंदक के रूप में, ठीक है, तथा अन्य कार्यों में। तथा अन्य कार्यों में, ठीक है। एकदम कर सकते हैं, कर सकते। देखिए, सिंचाई में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मृदा में क्वालिटी होता है, उसको जो चाहिए होगा वो छान के ले लेगा, बाकी कचरा ऊपर ही रह जाता है, पहला। दूसरा, हम लोग जैसे आपका हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए समुद्र का जल हम लोग ला सकते हैं, लेकिन
आपको उसका अल्टरनेट के लिए ये सोचना होगा समुद्र को जल को लाने में कितना खर्चा हो जाएगा। इतना हम लोग वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। समुद्र कहाँ, हम लोग कहाँ, लगभग हम लोग से 1000 किलोमीटर तो दूर होगा। निश्चित मान लीजिए बंगाल की खाड़ी नजदीक है, 500-700 किलोमीटर तो पक्का होगा। 400-450 कलकत्ता है, वहां से थोड़ा और दूर 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर आप 1000 लीटर लाइएगा तो कोई फायदा तो होगा नहीं। आपको कितना लाना होगा? बहुत बहुत ज्यादा, लाखों लाख लीटर लाना होगा। कैसे आएगा? ये दिक्कत है सब कुछ, हम पहले बोले ना, है सब कुछ। जैसे हम लोग पास भूतापीय ऊर्जा है, लेकिन उसको निकालने में इतना खर्चा है कि उसका यूज ही हम लोग नहीं करते, क्योंकि उसको यूज करेंगे इससे अच्छा हम दूसरा तरफ एनर्जी लगा देंगे। फिर समुद्र का पानी जगह हम लोग हर जगह उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड क्या कर जाएगा? उसका कॉस्ट, बहुत कॉस्ट हो जाएगा, आप ला ही नहीं पाएगा। हाँ, सिर्फ समुद्र का पानी हम लोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे कोस्टल रीजन है, इस एरिया में अगर कुछ है तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि पानी को ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत ना पड़े, तो हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप उसको सोचिएगा बीचों बीच लाए तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी देख लीजिए नदी को जोड़ने में हम लोग कितना दिक्कत हो रहा है ना। तो इसको लाना, अच्छा ला के हमको तुरंत स्टोर करना होगा, क्योंकि नहीं तो गाड़ी में कितना दिन रखिएगा। अब एक के बार में तो सब खेत में नहीं डाल दीजिएगा, धीरे 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 धीरे, तो स्टोर करना दिक्कत। तो संसाधन यानी पैसा का बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। और रहा बात खेती का, तो खेती में देखिए डायरेक्ट तो बहुत लवणीय होगा तब तो मुश्किल है, तब तो पौधा का भी हो सकता है जला दे। लेकिन अगर कम लवणीय है या उसमें कुछ मिला के अगर उसको थोड़ा सा संतुलित कर दे तो यूज कर सकते हैं। और मृदा में देखिए खासियत होता है कि मृदा, या आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो आप तो छान के तो नहीं ना डाल रहे नीचे, वो तो अपने जा रहा है। या पहले जो नली था, नली में क्या था? कंक्रीट नहीं था, नीचे मिट्टी था, तो नली का पानी भी तो नीचे जाता था, लेकिन वो क्या हो जाता था? शुद्ध हो जाता, क्योंकि इतना लेयर में छना जाता है ना कि नीचे जो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। इस कारण ये हो सकता था, लेकिन मृदा का क्वालिटी होता है कि वो जिसको चाहे रोक सकता है, बाकी जिसको जाना चाहे जा सकता है, तो ये होगा। लेकिन अब बहुत ज्यादा लवणीय का, जैसे मृत सागर बहुत ज्यादा लवण है, वो तो ऐसा ही काम ही नहीं आ पाएगा। लेकिन ये सब का थोड़ा बहुत किया जा सकता है कि भूमि का नमी को बरकरार रखने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हाँ, उसका लवण को कम करने के लिए हम लोग कुछ डाल दें। जैसे जब अम्लीय मृदा होता है तो क्या डालते हैं? फिर फंस गए। अरे जेपीएससी का पीटी में भी बना के आए हैं, उस दिन ही बात हुआ। चूना तो इतना लेट लगेगा। क्षारीय मृदा होता तो अरे इसे थोड़ा थोड़ा याद रखिए, तो आखिर डाले तो उपयोग होता है लेकिन कम। और वो चूंकि कॉस्टली इतना है इसलिए कोई दिमाग नहीं लगाता। मेरा ही खेत रहेगा, अगर हमको सर लाना होगा, सरकार बोलेगा ठीक है इसका कॉस्ट है 50,000 रुपये लीटर, हम सकेंगे नहीं ना होगा। इसलिए जो फ्रेश वाटर हम लोग उसी का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहाँ तक लिखे? देखिए नाभिकीय षड्यंत्र जो बनता है ना, जब उस पे आएंगे तो पूरा डिटेल हो जाएगा, खाली समझ लीजिए। जब हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम को तोड़ते हैं तो एनर्जी निकला, तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग न्यूट्रॉन का गति करवाते हैं, न्यूट्रॉन से बमबार्ड करते तोड़ते हैं। तो न्यूट्रॉन का गति को रोकने के लिए, कम करने के लिए हम लोग मॉडरेटर में और भी चीज का उपयोग करते हैं। उसमें एक D2O यानी हेवी वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए भी हम लोग D2O भारी जल का उपयोग करते हैं। इसीलिए लिखिए शीतलक के रूप में। जैसे आप ही देखिएगा, बहुत सारा ट्रांसफार्मर के सामने पंखा लगा दिया गया है जो बहुत हेवी लोड वाला है। उसमें देखिएगा ट्रांसफार्मर चल रहा है, पीछे पंखा लगा हुआ, क्यों? उसको ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो वहां भी इतना ज्यादा गर्मी निकल रहा है तो उसको ठंडा करने के लिए, कूलेट करने के लिए हम लोग D2O लगाते हैं, यानी भारी वाटर। तो आखिर जल ही का रूप है, इसीलिए उसको लिख दिए। ठीक है, जब वो आएगा तो उस पर डिटेल हम बताएंगे। वो भी इसीलिए तो लिखे अन्य कार्यों में, कूलर में कर दीजिए और जहां जहां इच्छा कर दीजिए। अन्य कार्य में जो भी अन्य कार्य हो सकता है, मेन जो हम लोग लिखे इसमें हो रहा है बहुत ज्यादा। उद्योग में बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत। जैसे आप कपड़ा वाला उद्योग में चलिए जहां रंगाई होता है, कपड़ा रंगने का जो फैक्ट्री है उसमें देखिए हजारों हजार लीटर पानी बहते रहता है रंग मिल के, ताकि बर्बाद हो रहा, वेस्टेज ही हो रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए, कोई उपाय है नहीं, तो जो है चलते रह रहा है। तो इसीलिए बहुत सारा जगह ऐसा उपयोग है जहाँ जल का बहुत ज्यादा उपयोग है।
और जल अगर नहीं मिला तो बहुत सारा चीज ठप पड़ जाएगा, बहुत सारा चीज। आप देख लीजिए, सबसे पहले तो ठप क्या पड़ेगा हम लोग का? कृषि। अगर मानसून नहीं हो तो कृषि होगा? नहीं होगा, स्थिति खराब हो जाएगा। बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा क्योंकि जल नहीं होगा तो इसीलिए जल सब जगह, जहां जहां मेन है, बाकी तो छोटा मोटा चीज है। कूलर कितना में डालते होंगे, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा चीज हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ लिखे थे? मंदक के रूप में तथा अन्य कार्यों में। सेंटेंस बताइए तो क्या लिखे थे, भूले गए। जैसे, अच्छा, अन्य कार्यों में, फुल स्टॉप दे दीजिए। जल एक यौगिक है, कंपाउंड, जिसका सूत्र होता है H2O। जल एक यौगिक है जिसका सूत्र है H2O। ठीक है, फुल स्टॉप। जल एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। जल एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है और अन्य कार्य भी बाधित होंगे। इसके बिना जीवन भी संभव नहीं है और अन्य कार्य भी बाधित होंगे। इसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है और अन्य कार्य भी बाधित होंगे, क्योंकि सभी सजीव क्योंकि सभी सजीव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पादप एवं जंतु, यानी वनस्पति और जीव जंतु जो भी है सब, क्योंकि सभी सजीव जल पर ही आश्रित हैं। जल पर ही आश्रित हैं। जल पर ही आश्रित है। जल की कमी से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। जल की कमी से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन समझ रहे? यानी अगर जल की कमी हुई तो क्या हुआ? वनस्पति तो ठीक है, उसके आगे वाला जीव फर्स्ट लेवल का क्या होगा? उन्हें पानी नहीं मिलेगा, जिंदा रहना मुश्किल। वो जिंदा नहीं रहेगा तो ऊपर वाला को नहीं मिलेगा, वो फंस गया। पक्षी को नहीं मिलेगा, इसलिए देखिए अभी पक्षी लोग बहुत परेशान हो जाता है गर्मी में। इसलिए सब क्या बोलता है कि अपना छत पे कम से कम रखिए पानी पीने के लिए, इस कारण, क्योंकि जल सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना जल के पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ाएगा तो बायोम, जीवमंडल गड़बड़ा हो जाएगा, और जीवमंडल गड़बड़ हो गया तो फिर जीवन का कल्पना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लिख लिए, बिगड़ जाएगा। जो जीवमंडल को प्रभावित करेगा, जो जीवमंडल को प्रभावित करेगा। जो जीवमंडल को प्रभावित करेगा। कई पादप एवं जंतु जो जीवमंडल को प्रभावित करेगा, उसके बाद फुल स्टॉप देके, कई पादप एवं जंतु जल में ही निवास करते हैं, यानी जल ही उनका निवास स्थल है ना? अतः उनके पारिस्थितिकी के लिए जल आवश्यक है। अतः उनकी पारिस्थितिकी के लिए जल आवश्यक है।
फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। चूंकि जल का उपयोग अनेक मानवीय क्रियाओं में होता है, चूंकि जल का प्रयोग अनेक मानवीय क्रियाओं में होता है, अतः जल आज के समय में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। अतः आज के समय में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जल का प्रयोग अनेक मानवीय क्रियाओं में होता है, अतः आज के समय में जल जल एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसका पुनर्भरण प्रकृति द्वारा एक निश्चित समय अंतराल पे हो जाता है। क्योंकि इसका पुनर्भरण प्रकृति द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में हो जाता है। पुनर्भरण एक निश्चित समय अंतराल में प्रकृति द्वारा हो जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जल चक्र की क्रिया, या सिर्फ जल चक्र लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ गए कैसे पुनर्भरण हो रहा है? तो जल चक्र, ठीक है, जल चक्र के कारण पूरा वापस आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। और दूसरा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, हम लोग बना नहीं सकते इसका, लेकिन बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। जल चक्र, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिए। आगे लिखिए, जल का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जल का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जल का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जल का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। पृथ्वी पर इसका भंडार असीमित है। पृथ्वी पर इसका भंडार असीमित है। देखिए, असीमित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऐसा चीज है ना कि आप वापस पृथ्वी को दीजिएगा ही जल, कुछ भी आप कर लीजिए। अगर आप कृषि के लिए ले रहे हैं, ठीक, कृषि के लिए मान लीजिए समुद्र को ले लिए, ठीक, आप वापस कहाँ दे रहे हैं? पृथ्वी को ना दे रहे हैं, तो जल क्या हुआ? फिर से पृथ्वी में चल गया। उद्योग में आप लगाए तो सब मान लीजिएगा गर्मी से उड़ा भी, तो उड़ के कहाँ गया? बादल, बादल से फिर कहाँ आ जाएगा? पृथ्वी पे वापस आ गया। आप उद्योग के बाद अगर आप ये जल विद्युत में कर रहे हैं तो क्या किए? झरना से हम गिराएं, टरबाइन घुमा, फिर उसी पानी को क्या किए? वापस झरना, फिर वापस नीचे, हो गया। तो जो चीज हम ले रहे हैं उसको वापस कर दे रहे हैं। अभी हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए नहाने में कर रहे हैं, सब्जी धोने, कपड़ा धोने, जिसमें भी कर रहे हैं, जल तो वहीं रहा, बह के नली में गया, नली से या तो जलाशय में गया या भूमि के अंदर गया, तो वापस कहाँ चले गया? जब पृथ्वी पे गया ना। तो असीमित भंडार इसलिए क्योंकि हम इसको पहला तो खत्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोयला पेट्रोल को खत्म करना इसलिए बोला जाता है कि कोयला पेट्रोल क्या हुआ? जल के वो खत्म। अब जल के तो वापस नहीं ना ला सकते हैं, लेकिन जल आप यूज कर लिए, उसके बाद वो वापस पृथ्वी पे जाएगा। सिर्फ बोला यही जाता है कि जल की बर्बादी ना करें। बर्बादी करने से है कि जो अभी आपको आसानी से जल उपलब्ध है,
आने वाला समय में वो आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। जैसे देखिए पहले रेलवे स्टेशन में फ्री का नल रहता था ना, अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या है, मशीन लगा हुआ है, अब आपको पैसा देना पड़ रहा है, 2 रुपया 5 रुपये एक बोतल भर लीजिए, है ना। ठीक है, वो सुविधा के लिए अलग चीज़ है, वो फ्रेश वाटर पी रहे अलग चीज़ है, लेकिन फ्रेश वाटर भी हम लोग को पैसा देके क्यों पीना पड़ रहा है? क्योंकि जल का अत्यधिक क्या हो गया, बर्बादी हो गया। जो जल मेरे पास होना चाहिए था वो जल को हम बर्बाद कर दिए, उस जल को दूषित कर दिया, जिसके कारण हमको मजबूरी में लेना पड़ रहा। तो इस कारण सब कुछ डिपेंड कर जाता है यूज पे, कि कैसे यूज करेंगे कैसे यूज नहीं करेंगे। इसीलिए कि असीमित भंडार इसलिए भी क्योंकि समुद्र की कमी नहीं है, पब्लिक उतना पी ही नहीं पाएगा, पी पाएगा। अगर यहीं पे 500 लीटर पानी आ जाए हम लोग पी लेंगे एक दिन में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी तो चलिए गर्मी है तो 2-4 बोतल पी भी ले रहे हैं, ठंडा में 1 बोतल में भी सबको बचता है ना। बरसात में भी वही कम है, वो तो गर्मी है, चूंकि गर्मी में होता ही मौसम तो आप पियेंगे ही, लेकिन इतना भी नहीं पी लीजिएगा कि खत्म हो जाए पानी, होगा नहीं होगा। ठीक है, समुद्र आप सुखा दिया, ग्लेशियर है हम लोग पास, उसका पानी, हिमालय है उसका पानी, है ना, आखिर वो भी तो फ्रेश रूप में स्टोर है ना। उसको एक तो हम लोग को ऐसे गला नहीं सकते, गला दीजिएगा, नहीं गला पाइएगा, कमी इतना ऊर्जे लगेगा कि जितना खर्चा कीजिएगा बोलेगा छोड़ दो, हम नदी ही का पानी पी लेंगे। लेकिन चूंकि गर्मी बढ़ रहा, देखिए गर्मी, जिस कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर खुद पिघलने लगेगा, खुद पिघलेगा, जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो वो पानी कहाँ मिलेगा, समुद्र में। फिर हम लोग के लिए कोई पीने लायक बचा ही नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात को लेके हो रहा है कि जो वैश्विक तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे हो क्या रहा है। देखिए गर्मी बहुत बढ़ रहा है, इतना नहीं पड़ता था, पड़ रहा, बहुत ज़बरदस्त पड़ने लगा। बीच में 4-5 दिन बारिश हो गया, ठंडा हो गया, फिर पड़ने लगा। अब जून में बरसात होने का समय था, उस समय देखिए गर्मी बढ़ने लग रहा। खैर शायद न्यूज में आया है केरल में मानसून प्रवेश कर गया है, तो रांची उची झारखंड आते आते 10-12 तारीख होगा, ठीक है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते अभी जैसा स्थिति चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा चिंता क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वैश्विक तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो क्या कर रहा है ना, ग्लेशियर को पिघला रहा है, यानी हिमालय पिघलते जा रहा है, पिघलते जा रहा है। तो क्या होगा, हमारे पास जो फ्रेश वाटर जमा है वो क्या होगा, खत्म। और दूसरा, फ्रेश वाटर को हम लोग कहीं जमा नहीं ना कर रहे हैं, वो तो बह के अल्टीमेटली कहाँ चल गया, समुद्र में। तो वो हम लोग के लिए फिर काम का नहीं रहा, समुद्र में गया तो एक तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा, पीने का पानी तो लॉस हो किया, समुद्र का जल स्तर बढ़ा, उससे क्या होगा, आसपास के जो भी निचले देश है सब क्या होंगे, डूब जाएंगे। अब जब वो देश डूबने लगेगा तो वहाँ के लोग किधर आएंगे, ऊंचे तरफ, इधर बढ़ेंगे, इधर अपने भीड़ और भीड़ आ गया, प्रेशर पड़ेगा संसाधन पे, संसाधन में प्रेशर पड़ा तो फिर दिक्कत होने लगेगा। अभी जैसे आप देख लीजिए, अगर आपका मोहल्ला है, मोहल्ला में 20 घर है, तो 20 घर है, ठीक है, मान लीजिए सिलेंडर गैस भी आता है तो सबको मिल जाता है। मान लीजिए अभी पानी का दिक्कत है, नगर निगम टैंक भी भेजा 10,000 लीटर का, तो सबको मिल गया सफिशिएंट पानी। लेकिन अगर सोचिए वहाँ पे 2 घर टूट के बन गया फ्लैट में रहने आ गया 20 परिवार, बढ़ गया वजन, मतलब वजन संसाधन पे लोड बढ़ गया ना। अब वहाँ गैस सिलेंडर आ गया तो एक बार में 20 का खपत होगा, ज़्यादा लग जाएगा, हो सकता है आप ही को नहीं मिले। पहला ट्रिप आया, फ्लैटे में घुस गया, सब खत्म, फिर आपको वेट करना हो रहा है। मान लीजिए फ्लैट में भी जल की समस्या हो गई, जैसे देखिए कांके रोड तरफ फ्लैट बना लेकिन पानी ही नहीं है, 1000 फीट तक बोरिंग जा रहा, पानी नहीं मिल रहा है, फ्लैट ऐसा ही का पड़ा हुआ। तो हर बार ठीक है, सरकार से आप टैंक मंगा रहे हैं, नगर निगम आ रहा है, तो फ्लैट में आधा पानी चल गया, आपको क्या हो गया, फिर पानी की कमी, तो संसाधन कमी हो गया ना। इसी को बोलते हैं संसाधन का असमान वितरण, कि सबको समान नहीं मिला, इस कारण सबको दिक्कत हो जा रहा है। तो इसलिए अगर वजन मतलब भार बढ़ता है तो सबके लिए भार बढ़ जाता है। इसलिए भारत में सबसे बड़ा एक चुनौती क्या हो गया आज के समय में, जनसंख्या। हम लोग पास संसाधन है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका समान वितरण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग विकास को नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन फिर भी प्रोसेस चल रहा है। बाकी सब देश जो विकासशील है, देख लीजिए आबादी उन लोग का बहुत कम है, इसीलिए बहुत आगे है। अब सिंगापुर का बात कीजिएगा तो सिंगापुर आजाद कब हुआ है, जो भी कब हुआ, ब्रिटेन का लगभग सब गुलाम थे ना, चाइना लगभग 1949 में आज़ाद हुआ, ठीक है। तो हम कल भी बताए थे उसके पास संसाधन भी और क्या है, श्रम बल,
वहाँ काम करने के लिए सब रेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेडी है, इसलिए वहाँ बहुत डेवलप कर गया तुरंत। और दूसरा हो गया सिंगापुर, लगभग 1965 में आज़ाद हुआ, 1965, ठीक है, लेकिन छोटा देश है, आबादी कम है, डेवलप बहुत ज़बरदस्त कर गया। भारत में ऐसा नहीं ना, भारत में 3-4 चीज़ फंस जाता है। जनसंख्या, चलिए ठीक है, मान लीजिए जनसंख्या है, संसाधन भी है, भारत में विविधता बहुत है, भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, रहन सहन, पहनावा, खान पान, सब से बहुत विविधता है। यहाँ एक भाषा नहीं है तो डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। अब हम यहाँ से कोई लॉ बनाए, लॉ बन के क्या हिंदी में पूरा भारत में सर्कुलेट होना होगा तो 10 जगह चेंज होगा ना। या इंग्लिश में बना दिए, मान लीजिए BDO CO पास पहुंचे, उसको पते नहीं चल रहा है इंग्लिश, ये भी दिक्कत है ना। टीचर पास गया, टीचर को इंग्लिश बुझाइए नहीं रहा, तो क्या करेगा, दिक्कत है, क्योंकि वहाँ का लोकल भाषा में बात कीजिएगा तब ना। हमको विकास जहाँ पहुँचाना, वहाँ का स्थिति में हम ढालेंगे तब ना होगा, तो कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। फिर हम जो कमी है या जो कठिनाई, उसको जान नहीं पाएंगे कि है एक्चुअल में क्या। हम अपना काम कर देंगे, लेकिन आपको जो परेशानी वो हम तक पहुंचाइएगा तब ना, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है। इसलिए भारत में अभी दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो बोला जाता है संसाधन का असमान वितरण, तो वो इसी कारण हो जा रहा है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र से भी हम लोग बहुत विविधतापूर्ण है। एक तरफ रेगिस्तान है, वहाँ जल पहुँचाने ही में हम लोग को बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। उत्तर पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में विकास कार्य होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो अभी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे रहा है, तो टनल उनल बन रहा है ना, सुरंग उरंग 4-5 तो बना, हाईवे बन रहा, नहीं तो कहाँ था, कुछ नहीं था। इधर बीच में ठीक है, बीच वाला इलाका ठीक है, जहाँ नदी है, ये है, थोड़ा हरियाली है, घास के मैदान है, घास के मैदान नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। हम लोग पठारी रेंज में आ गए, पठारी रेंज में चलिए ठीक जाएगा कि खनिज बहुत है। नीचे जाइएगा तो नीचे क्या है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पूरा पहाड़ जंगल के इलाका है। तो अब हर बार आप विकास को पहुंचाने का चक्कर में प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं ना कर दीजिएगा। ऐसा कर दीजिए कि जंगले काट दिए, पहाड़े साफ कर दिए, तो फिर बचेगा क्या। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विकास का कहने का मतलब आपको आमदनी भी तो होना चाहिए। सरकार को आमदनी नहीं हो तो कैसे करेगा। तो उसके लिए आजकल का समय में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन, टूरिज्म, उस पर बहुत जोर दे रहा है। इसीलिए हम बोले ना, अरब क्या कर रहा है, अपना तेल को बचा के पर्यटन पे ध्यान दे रहा है कि लोग आए मेरे पास, लोग आएगा तो पैसा होगा, पैसा हो गया तो सबके लिए हो गया। अभी अगर कुछ बन जाता, देखिए मॉल बना, कहीं भी मॉल बनता है तो बड़ा चीज आता, देखिए पब्लिक बहुत कुछ इस बात को नहीं समझते है। बड़ा चीज अगर आएगा तो ऑटोमेटिक रोजगार डेवलप हो जाएगा। कैसे, मॉल बना, मॉल में दुकान खुला, अब जो दुकान खुला है, मान लीजिए पीटर इंग्लैंड का दुकान खुला, तो इंग्लैंड चला रहा है एम्प्लॉय को, आसे पास का ना लोग को लेगा, एक वो हुआ। दूसरा, मॉल बना, पार्किंग का सुविधा हुआ, वहां गार्ड आया, गार्ड का नौकरी मिला, वो भी छोड़ दीजिए। जैसे मॉल बना, अगल बगल क्या होगा, मोमो चाउमीन फुचका का ठेला लगा, रोजगार बढ़ा, अब तबातोड़ रोजगार बढ़ा। आप गए हैं तो खैबे कीजिएगा, तो रोजगार हुआ ना। वो रोजगार के बाद आप और जोड़ लीजिए, अगर मॉल बना है तो वहां पर यातायात सुविधाएं बढ़ेंगी, ई रिक्शा बढ़ा, टेम्पो बढ़ा, बस बढ़ा, क्या हुआ, रोजगार बढ़ा ना। ये चीज को समझना होगा कि बड़ा कंपनी अगर आएगा तो ठीक है, किसी छोटा कंपनी को नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो क्या देगा, रोजगार देगा ना रोजगार। तो ये चीज को समझना होगा कि ये चीज है तो ये होगा। अगर अडानी पावर प्लांट झारखंड में लगता है, जिंदल पावर प्लांट लगता है, तो क्या होगा, उससे उस क्षेत्र का विकास होगा ना। हॉस्पिटल स्कूल खुलेगा, रोड ठीक होगा, बिजली आपूर्ति होगी, क्योंकि बिजली आपूर्ति नहीं होगी तो क्या करेगा, बंद करके चल जाएगा बिजली आपूर्ति, और वहां के स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगा, तो हुआ। वो बन जाएगा तो अगल बगल देखिए खुद ब खुद क्या बन जाएगा, चौक पे दुकान खुलने लगेगा, बस स्टैंड बन जाएगा, बस का आवागमन हो जाएगा, तो क्या होगा, रोजगार ही ना बढ़ेगा, और आपके लिए सुविधा बढ़ा होगा ना, सुविधा। तो ये सब कुछ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सबको साथ में लेकर चला जाता है, तभी होता, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जल संसाधन बोले कि नवीकरणीय है, क्योंकि इसका पुनर्भरण हो जाता और असीमित भंडार है, सिर्फ हमको उसका उपयोग करने आना चाहिए। उपयोग कर लिए तो ठीक, नहीं उपयोग किए तो वो रखा रहेगा, उसे खत्म नहीं हो सकता। आप सोचिए इतना गर्मी पड़ रहा है तो पूरा समुद्र सूख जाएगा। अब ये गर्मी पड़ रहा, पहले से नहीं पड़ रहा था। कितना साल हो गया पृथ्वी को बने हुए, कितना एज हो गया पृथ्वी का,
5 अरब और चंद्रमा 4.5 आसपास। तो उतना दिन से चलिए मान लीजिए 2 अरब छोड़ दीजिए, 2 अरब ठंडे था पृथ्वी, 3 अरब मान लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जब विकास हुआ था वहां तक भी छोड़ दीजिए, तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। इतिहास हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत पढ़े हैं? कब से स्टार्ट करते हैं हम लोग? अरे कुछ नहीं याद है तो सिंधु सभ्यता याद है, हड़प्पा, उसका क्या था काल, वो तो बता दीजिए। 2500, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल है शायद 2350 से 1750, यही काल था। ठीक है, तो सोचिए 2300 साल उधर और इधर हम लोग कितना हो गया अभी 2100, इतना साल हो गया तब भी समुद्र नहीं सूखा। उस समय तो समुद्र होगा, और क्या बोल जाता है हिमालय वाला भी समुद्र का पार्ट था। कौन सा सागर? थेसिस सागर, जो प्लेट टेक्टोनिक से बढ़ गया, और अभी भी हिमालय का ऊंचाई बढ़ रहा है, सबसे नवीन पर्वतमाला है। ठीक है, तो इतना दिन से है फिर भी तो नहीं सूखा, चल रहा है ना। अभी भी गर्मी हो रहा, तो अभी भी देखिए बहुत सारा नदी है जो नहीं सूखेगा, नहीं सूखता, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ जरूर छोटा मोटा तो जरूर सूख जाएगा, इतना नहीं है, क्योंकि यूज भी तो हो रहा है। एक तरफ जो वाष्पीकरण हो रहा है तो एक तरफ यूज भी हो रहा है, तो खत्म होना स्वाभाविक है, होगा ही। आप बोतल का पानी को खाली धूप में रख लीजिए, देख लीजिए आधा हो जाएगा, लेकिन चूंकि बंद करिएगा इसलिए भाप वहीं का वहीं रह गया, इसलिए उतने रहेगा। खोल के छोड़िए, देखिए उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब अंतर होता है। तो ये सब बेसिक चीजें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। अभी CDPO भी देना है यार। JPSC बैकलॉग में शायद ये क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, यही था ना काल। अरे हिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत। हड़प्पा के बाद कौन सा काल आया? वैदिक सभ्यता। वैदिक के बाद उत्तर वैदिक। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक के बाद फिर किधर बढ़ा? बौद्ध जैन ये सब बढ़ा, फिर मौर्य आया, फिर मौर्य के बाद बीच में सुंग आया, उसके बाद फिर क्या सीधा गुप्त। गुप्त हम लोग 100 आसपास घुस गए थे इधर AD में। तो बात ऐसा है कि कुछ कुछ कम से कम ध्यान में रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मध्यकाल का शुरू हम लोग कब से करते हैं? मध्यकालीन इतिहास भारत का बताइए, विश्व छोड़ दीजिए। हाँ दिल्ली सल्तनत कब? 1206 में हुआ था। देखिए बेसिकली कहीं कहीं आप पढ़िएगा तो मध्यकाल में जैसे अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण स्टार्ट हो गया था मोहम्मद बिन कासिम से 700 में, तब से भी गिनता। लेकिन बेसिकली हम लोग कब से जोड़ते हैं? 1100 1200 ही से मानिए। 1200 से कब तक? मतलब मान के चलिए लगभग 1750 तक, इतना तक हम लोग मध्य मान सकते हैं। ठीक है, देखिए हर टीचर हर बुक में अलग अलग देगा, लेकिन ऑन एवरेज इतना रहता है। क्योंकि 1700 क्या, हम लोग अंग्रेज भारत में कब आ गए थे? 1600 में ना आ गए थे, जब अकबर का समय था। उसके बाद फिर टॉमस रो और हेक्टर मुनरो सब जो आए थे जहांगीर के शासनकाल में, तो उस समय लोग घुस गए थे, लेकिन पूरी तरह गुलाम नहीं थे। धीरे 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 गुलाम हुआ। कब हम लोग प्रॉपर गुलाम बन गए? मतलब स्टार्ट हो गया था 1700। कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी। उसके बाद बक्सर। तो बक्सर ही से हम लोग पूरा भारत गुलाम होने लगा था, बक्सर से पूरा कैप्चर कर लिया। इसीलिए यहां तक बोला जाता है मध्यकाल। और फिर इसके बाद आप जो पढ़िएगा रिसेंट तक भी वो क्या हो जाएगा? अभी क्या चल रहा है 2024, तो ये सब आधुनिक हो गया। लेकिन आधुनिक हम लोग कहां तक पढ़ते हैं? 1947, यही ना। चलिए 48 में मान सकते हैं, 47, क्योंकि ये इतिहास का चीज था। लेकिन आजादी के बाद का भी तो इतिहास है, वो भी तो इतिहास है, तो वो भी आधुनिक ही में पढ़ा